अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं, खैरियत से हैं। आज का हमारा लेक्चर नंबर है 6। आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव दिखने में कैसा है। अब आपके सामने है जैसा कि हैश अगर किसी भी हम डायरेक्टिव के साथ लगा देते हैं तो वो प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव बन जाता है। इसकी आइडेंटिफिकेशन ये है कि इसके साथ हैश का लगा होना ज़रूरी है। बाद में हमारे पास आ जाता है इंक्लूड डायरेक्टिव। इंक्लूड डायरेक्टिव इस तरह से ये पार्ट्स होते हैं, ठीक है। हैश इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच, ये जो एच है ना, ये रिप्रेजेंट कर रहा है अपने अंदर स्टोर हेडर फाइल को, कि हेडर फाइल जो इसके अंदर स्टोर है, हर हेडर फाइल का काम ना दूसरे की निस्बत अलग होता है। जैसे जो स्टूडियो के अंदर हेडर फाइल मौजूद है वो कंपाइलर को ये बताएगी कि प्रिंट एफ का क्या मतलब है और स्कैन एफ का क्या मतलब है, क्योंकि कंपाइलर कुछ भी नहीं जानता। कंपाइलर एक ट्रांसलेटिंग प्रोग्राम है जिसको आपने ट्रांसलेट करने के लिए कमांड देनी है और उसने हाई टू लो, लो टू हाई में कन्वर्ट कर देना है। लेकिन फिर हमें उसको हर चीज़ खुद ब खुद बतानी पड़ती है कि आउटपुट के लिए हम कौन सा कोड दे रहे हैं, इनपुट के लिए हम कौन सा कोड दे रहे हैं। तो ये हेडर फाइल बताएगी कंपाइलर को कि प्रिंट एफ का मतलब है ये आउटपुट का कोड है, स्कैन एफ का मतलब है ये इनपुट का कोड है। इसी तरह नेक्स्ट जो इंक्लूड डायरेक्टिव है कानियो डॉट एच, ये स्टोर किए हुए अपने अंदर दो फाइल्स गेट सी एच और गेट सी एच ई। ये दोनों करैक्टर्स लेने के लिए होते हैं। अगर हम अपने प्री डिफाइंड पार्ट के अंदर कानियो डॉट एच लिखते हैं तो फिर हमको गेट सी एच अपने मेन फंक्शन में या गेट सी एच ही लिखना पड़ेगा। ये दोनों लिखने बहुत ज़रूरी होते हैं। नेक्स्ट आते हैं मेन फंक्शन के ऊपर। फंक्शन कह दें, मेन फंक्शन कह दें, बात एक ही है। मेन फंक्शन बेसिकली होता क्या है? मेन फंक्शन ये वाला पार्ट होता है प्रोग्राम का जिसमें हम खुद डिफ़ाइन करते हैं ईच एंड एवरी कोड। उसको हम बोल देते हैं ये है बॉडी ऑफ फंक्शन। मीन्स टू से डैट इसको हम कहते हैं यूज़र डिफाइंड फंक्शन, यानी वो वाला फंक्शन जो मैं और आप एक प्रोग्राम के अंदर बताएंगे वो हमारा होगा यूज़र डिफाइंड फंक्शन। और ये होता है वाइड मेन, जो रिप्रेजेंट करता है कि प्रोग्राम का मेन फंक्शन स्टार्ट हो गया, और ये वो वाला पार्ट होता है जो यूज़र ख़ुद डिफ़ाइन करता है। इसमें हम चेंजिंग कर सकते हैं, प्री डिफाइंड पार्ट के अंदर हम चेंजिंग नहीं कर सकते। अब प्री डिफाइंड पार्ट क्या होता है? प्री डिफाइंड पार्ट सेम एज इट इज़, मैं यहाँ पर आपको एज ए एग्ज़ाम्पल समझा देता हूँ। जैसे कि ऊपर मैंने लिख दिया हैश इंक्लूड stdio डॉट एच, हैश इंक्लूड कानियो डॉट एच, और इसी तरह आगे से वाइड मेन यानी मेन फंक्शन, इसके साथ ओपनिंग ब्रेसिस, क्लोजिंग ब्रेसिस। अब ये वाला जो पार्ट है ये होता है प्री डिफाइंड। प्री डिफाइंड क्या? प्री डिफाइंड वो जो ऑलरेडी डिफाइंड हो, यानी जिसके अंदर हम चेंजिंग नहीं कर सकते, वो प्री डिफाइंड होता है। जो ऑलरेडी डिफाइंड हो, यूज़र इसके अंदर चेंजिंग नहीं कर सकता, यूज़र इनको यूज़ कर सकता है लेकिन इनके अंदर यूज़र चेंजिंग नहीं कर सकता, ठीक है। अब सेम एज इट इज़ यही चीज़, ये वाला जो यूज़र डिफाइंड फंक्शन है इसके अंदर यूज़र चेंजिंग कर सकता है, अपनी मर्ज़ी का कोड दे सकता है, अपनी मर्ज़ी के कोड की वैल्यू लिख सकता है, अपनी मर्ज़ी से उसको चेंज कर सकता है, रिमूव कर सकता है। ये तमाम के तमाम पार्ट्स ना यूज़र डिफाइंड फंक्शंस के अंदर होते हैं। लेकिन प्री डिफाइंड के अंदर वो वाले फंक्शंस होते हैं, इनको यूज़र यूज़ तो कर सकता है, यानी कि मैं और आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हम इनको चेंज नहीं कर सकते। जैसा कि हैश इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच, हैश इंक्लूड कानियो डॉट एच, इसके अंदर हेडर फाइल हैं, जैसे मैं ऊपर बता चुका हूँ।
स्टूडियो डॉट एच के साथ जो हेडर फाइल है वो है प्रिंट एफ स्कैन एफ। कार्नियो डॉट एच के साथ जो हेडर फाइल है वो है गेट सी एच ई। अब प्रिंट एफ का मतलब क्या है, ये आउटपुट कोड के लिए यूज़ होगा। स्कैन एफ का मतलब है ये इनपुट कोड के लिए यूज़ होगा। अब ये इंक्लूड डायरेक्टिव बताएगा कंपाइलर को, जैसा कि प्रिंट एफ का मतलब है ये आउटपुट कोड है जो किसके अंदर लिखा जाएगा, इसके अंदर। हम इसको यूज़ कर सकते हैं, इसको भी यूज़ कर सकते हैं, इसको भी यूज़ कर सकते हैं, इसको भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इनके साथ कंडीशन है। अगर इन दोनों को यूज़ करना है तो हमने प्री डिफाइंड पार्ट के अंदर कार्नियो डॉट एच लाजमी लिखना है, और अगर हम इसको नहीं लिखते तो फिर यूज़र डिफाइंड फंक्शन के अंदर हम इन दोनों को भी नहीं लिखेंगे। इसी तरह स्टूडियो डॉट एच है, इसके अंदर प्रिंट एफ है, स्कैन एफ है। अब ये स्टूडियो डॉट एच यानी ये वाली हेडर फाइल कंपाइलर को बताएगी कि प्रिंट एफ का मतलब है आउटपुट कोड लेना है, यानी आउटपुट के लिए जो कोड लेंगे वो हम प्रिंट एफ से लेंगे, इनपुट के लिए स्कैन एफ से लेंगे। इसको हम यूज़ करेंगे, इसके अंदर जो कोड हम लिखेंगे ना प्रिंट एफ में, स्कैन एफ में, वो यूज़र डिफाइंड होगा। हम उसको आराम से अपनी मर्ज़ी से डिफ़ाइन कर सकते हैं। जैसे मैं प्रिंट एफ में लिख दूँ आई लिव इन पाकिस्तान, स्कैन एफ के अंदर मैं उसका फॉर्मेट स्पेसिफायर लिख दूँगा। ठीक है, फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या है वो भी हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। आगे आ जाती है डेलीमीटर्स। डेलीमीटर बेसिकली कहते हैं ब्रेसिस को, ब्रैकेट को, जो करली ब्रैकेट होती है ना, क्योंकि प्रोग्राम के अंदर हमारा डेलीमीटर के बगैर काम नहीं चल सकता, क्योंकि यूज़र डिफाइंड फंक्शन जो होता है वो हमेशा करली ब्रेसिस के अंदर होता है, ओपनिंग करली ब्रेसिस और क्लोजिंग करली ब्रेसिस, यानी ब्रेसिस विच इंडिकेट्स द बिगिनिंग एंड एंड ऑफ द फंक्शन बॉडी, दीज ब्रेसिस आर कॉल्ड डेलीमीटर्स। जैसे ये बिगिनिंग ब्रेसिस है, स्टार्ट हो रहा है यहाँ से यूज़र डिफाइंड फंक्शन, और ये क्लोजिंग ब्रेसिस है, यहाँ पे एंड हो रहा है। तो ओपनिंग ब्रेसिस जो है वो रिप्रेजेंट की जाती है इसके साथ, क्लोजिंग ब्रेसिस जो है वो इससे रिप्रेजेंट की जाती है, और इन्हीं ब्रेसिस को कहते हैं डेलीमीटर्स। अब नेक्स्ट आ जाते हैं स्टेटमेंट टर्मिनेटर के ऊपर। स्टेटमेंट टर्मिनेटर प्रोग्राम के अंदर बहुत अहम रोल परफॉर्म करता है, बहुत ज़्यादा अहम रोल। अब ये क्या रोल परफॉर्म करता है, ये रोल ये वाला परफॉर्म करता है कि स्टेटमेंट टर्मिनेटर लगाए बगैर आप अपने प्रोग्राम की एक लाइन को स्किप, यानी एक लाइन को ख़त्म नहीं कर सकते। अगर स्टेटमेंट टर्मिनेटर नहीं लगाएंगे प्रोग्राम के अंदर तो कंपाइलर समझेगा तमाम का तमाम कोड जो है ना वो एक जैसा ही है, एक ही लाइन के ऊपर लिखा हुआ है। तो कंपाइलर को समझाने के लिए कि लाइन यहाँ पे ख़त्म हो गई है, अब दूसरी लाइन शुरू हो रही है, यूज़र डिफाइंड फंक्शन में स्टेटमेंट टर्मिनेटर लगाना बहुत ज़रूरी है, और वो होता है ये। इसको हम सेमीकोलन भी बोलते हैं, इसको हम स्टेटमेंट टर्मिनेटर भी बोलते हैं, लेकिन प्रोग्राम के अंदर सेमीकोलन को हम स्टेटमेंट टर्मिनेटर बोलते हैं, ख़ुद को याद रखवाने के लिए। आगे हमारे पास आ जाते हैं प्रोग्रामिंग एरर्स। प्रोग्रामिंग एरर्स होते क्या हैं, ये वो वाले प्रोग्रामिंग एरर्स हैं जो प्रोग्रामर को फेस करने पड़ते हैं। प्रोग्रामर को फेस करने पड़ेंगे ये वाले एरर, कब, किस वजह से, वो हम डिस्कस करेंगे अभी इन एरर्स के अंदर। तो 3 तरह के एरर होते हैं, एक होता है सिंटैक्स एरर, एक होता है रन टाइम एरर, एक होगा लॉजिकल एरर। सिंटैक्स एरर जो होता है ना, ये तब आता है जब प्रोग्रामर कोई प्रोग्राम की कंडीशन वायलेट करे, कोई ग्रामर रूल मिस्टेक कर दे। कैसी ग्रामर रूल मिस्टेक होगी, उसने प्रोग्राम के अंदर स्टेटमेंट टर्मिनेटर लगाना भूल गया किसी एक लाइन के आगे, या अपने प्रोग्राम का जहाँ से यूज़र डिफाइंड स्टार्ट होता है ओपनिंग ब्रेसिस लगा दी, क्लोजिंग नहीं लगाई, क्लोजिंग लगा दी, ओपनिंग नहीं लगाई। मिसिंग एनी ऑफ डेलीमीटर्स, वो भी सिंटैक्स एरर का सबब बनेगी। मिसिंग स्टेटमेंट टर्मिनेटर यानी सेमीकोलन किसी लाइन के ऊपर उसने नहीं लगाया तो भी सिंटैक्स एरर का सबब बनेगी। इस तरह के एरर्स को कहते हैं सिंटैक्स एरर, यानी जिसमें कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक हो, कोई भी ग्रामेटिकल मिस्टेक हो। यानी ग्रामेटिकल मिस्टेक मीन्स टू से डैट कि अगर आप कोई इंग्लिश स्टेटमेंट लिख रहे हैं उससे कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं होगी। ग्रामेटिकल मिस्टेक तब होगी जब आप प्रोग्राम की कोई स्टेटमेंट को वायलेट करते हैं, लगाना भूल जाते हैं। मतलब क्या कि आपने टर्मिनेटर नहीं लगाया, आपने डेलीमीटर्स नहीं लगाया, प्रिंट एफ लिखा तो एफ़ नहीं लिखा, प्रिंट लिख दिया। तो इस तरह की चीज़ें जो होती हैं ना वो सिंटैक्स एरर का सबब बनती हैं।
नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है रन टाइम एरर। रन टाइम एरर वो वाला एरर होगा जब एक प्रोग्राम अपनी एग्जीक्यूशन अपने प्रोग्राम की करवा रहा हो प्रोग्रामर, तो उसके दरमियान में जो अकर हो जाए आ जाए, वो वाला एरर कहलाता है रन टाइम एरर। अब रन टाइम एरर आता कब है? ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम। प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन के दौरान जो एरर क्रिएट हो उसे कहते हैं रन टाइम एरर। अब इसकी एग्जांपल क्या है? इसकी एग्जांपल मैं आपको कॉमन सी दे देता हूँ कि आपने 0/5 करना था, लेकिन 0/5 करने की बजाय आपने 5/0 कर दिया। अब जाहिर सी बात है 5/0 करेंगे तो वो तो फिर इन्फिनिटी आएगा। तो इस तरह की कंडीशन में क्या होता है? रन टाइम एरर। रन टाइम एरर occur when a program direct the computer to perform an illegal operation such as dividing a number by 0। जैसा कि आपके सामने है, उसने क्या कर दिया? 5 को 0 से डिवाइड कर दिया। तो जाहिर सी बात है यहाँ पर तो फिर एक एरर ही क्रिएट होगा, और ऐसे एरर को कहते हैं रन टाइम एरर। आगे नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है रन टाइम एरर। आपके नुकसानात क्या होते हैं इस एरर के आने के? इस एरर के आने के नुकसानात ये हैं कि आपका प्रोग्राम स्टॉप हो जाता है, उसकी एग्जीक्यूशन स्टॉप हो जाती है, और कंपाइलर आपको एक डायग्नोस्टिक मैसेज दिखा देगा, एक ऐसा मैसेज दिखा देगा कि आपने एक अजीब ही किस्म की स्टेटमेंट लिख दिया। और इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास लॉजिकल एरर। अच्छा, लॉजिकल एरर कब अकर होता है? लॉजिकल एरर तब अकर होगा ड्यू टू पुअर लॉजिक ऑफ प्रोग्रामर, यानी प्रोग्राम लिखने वाले की पुअर कंसेप्ट की वजह से ये लॉजिकल एरर अकर होगा। पुअर कंसेप्ट क्या कह देते हैं कि भाई एक प्रोग्रामर ने का कंसेप्ट अच्छा नहीं था और उसने एक प्रोग्राम लिख दिया, तो वो आगे से एक एरर क्रिएट हो गया। उसने एक अलग से स्टेटमेंट लिख दी, वो वाली स्टेटमेंट जो पैदा ही नहीं थी हुई, या जो बनाई ही नहीं गई, वो वाली स्टेटमेंट उसने लिख दी। तो इसकी वजह से क्या होगा? लॉजिकल एरर अकर होगा। ये हमेशा जिन प्रोग्रामर के पास सही कॉन्सेप्ट नहीं होते उनकी वजह से ये लॉजिकल एरर अकर होता है। इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज क्या है कि कंपाइलर आपको नहीं बताएगा, कंपाइलर आपको इन्फॉर्म नहीं करेगा, वो आपको इन्फॉर्म नहीं करेगा। अब क्या करेगा? लास्ट पे एक एरर अकर हो जाएगा। जब आप पूरा ये जो प्रोग्रामर्स होते हैं जिनकी पुअर लॉजिक होती है प्रोग्राम लिख देते हैं, उसके बाद एक एरर अकर हो जाता है। फिर इसका हल क्या होता है? उस प्रोग्रामर को कम्प्लीटली रीड करना पड़ता है अपना कोड, कम्प्लीटली रीड करना पड़ता है उसको अपना लिखा हुआ कोड। अब जब वो ये लिखा हुआ कोड अपना रीड करेगा, फिर उसको समझ आएगी कि उसने एरर कहाँ पे, किस वजह से एरर आया। तो लॉजिकल एरर का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि कंपाइलर इसके बारे में किसी किस्म का मैसेज क्रिएट नहीं करता, एक अनएक्सपेक्टेड रिज़ल्ट आपको शो करा देता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि फिर प्रोग्रामर को पूरा प्रोग्राम थ्रू आउट पढ़ना पड़ता है। लें जी, तो ये था हमारा आज इंट्रोडक्शन टू सी। इसकी तमाम बेसिक्स जो हैं हमने पढ़ ली हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम मज़ीद जानेंगे कि सी लैंग्वेज के अंदर और बेसिक चीज़ें क्या हैं, प्रिंट एफ, स्कैन एफ, इनका बेसिक पर्पज़ क्या है, आउटपुट कोड कैसे लिखते हैं, इनपुट कोड कैसे लिखते हैं, इसमें फॉर्मेट स्पेसिफायर का क्या काम है। ये तमाम चीज़ें जो हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।